नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं लोकमत भारत और मैं हूं प्रियंका। रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर। भारत और अमेरिका ने शुक्रवार को अंतरिम व्यापार समझौते का फ्रेमवर्क जारी किया है। इसके तहत भारतीय सामान पर अमेरिका का टैक्स 50% घटाकर 18% कर दिया गया है। रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत पर लगाया गया 25% अतिरिक्त टैक्स भी हटा लिया गया है। दोनों देशों ने कहा कि इस फ्रेमवर्क को जल्द लागू किया जाएगा और व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते की दिशा में बातचीत आगे बढ़ेगी। भारत अमेरिका के संयुक्त बयान के मुताबिक ये फ्रेमवर्क 13 फरवरी 2025 को शुरू हुई भारत अमेरिका बीटीए वार्ता को आगे बढ़ाएगा। इस समझौते में आगे चलकर बाजार पहुंच, सप्लाई चेन को मजबूत करने और ट्रेड बैरियर कम करने जैसे प्रावधान शामिल होंगे। इसके तहत भारत अमेरिकी औद्योगिक वस्तुओं पर सभी टैरिफ खत्म या कम करेगा। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहा कि ये समझौता भारतीय निर्यातकों के लिए $30 ट्रिलियन के बाजार को खोलेगा। भारत ने पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में शुक्रवार सुबह शिया मस्जिद में आत्मघाती हमले की निंदा करते हुए कड़ी प्रतिक्रिया दी। भारतीय विदेश मंत्रालय ने देर रात बयान जारी कर कहा कि हमले में भारत के शामिल होने का दावा निराधार है और निरर्थक है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत इस्लामाबाद की मस्जिद पर हुए बम धमाके में जानमाल की हानि पर गहरी संवेदना व्यक्त करता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि पाकिस्तान अपने सामाजिक ताने बाने को जकड़े हुए मुद्दों का हल ढूंढने के बजाय दूसरों को अपनी परेशानियों के लिए दोषी ठहरा रहा है। विदेश मंत्रालय ने आगे कहा कि पाकिस्तान खुद को ही धोखा दे रहा है। भारत ऐसे हर आरोप को खारिज करता है जो निराधार और निरर्थक दोनों है। भारत का ये बयान पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के उस दावे के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि हमले में भारत और अफगानिस्तान शामिल थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार सुबह 2 दिन के दौरे पर मलेशिया रवाना हुए। ये दौरा मलेशिया के प्रधानमंत्री दातो सेरी अनवर इब्राहिम के न्योते पर हो रहा है। मोदी करीब 8 साल के बाद मलेशिया जा रहे हैं। इससे पहले 2018 में गए थे। अपनी यात्रा के दौरान आज मोदी मलेशिया में रहने वाले भारतीय प्रवासियों और व्यापारिक प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। विदेश मंत्रालय के सचिव पी कुमरन ने बताया कि यह दौरा भारत के आसियान देशों के साथ रिश्तों को और मजबूत करने और मलेशिया के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए अहम है। उन्होंने ये भी बताया कि इस यात्रा में 10 साल से मलेशिया में रह रहे भगोड़े जाकिर नाइक के मुद्दे पर भी चर्चा होगी। भारत इससे पहले भी अलग अलग मौके पर यह मामला उठा चुका है। सांसद पप्पू यादव को आज सुबह बिहार के सबसे बड़ी सरकारी अस्पताल पीएमसीएच लाया गया। गिरफ्तारी के दौरान चोट लगने के कारण उनके सर में दर्द है, साथ ही धड़कन बढ़ने से उन्हें तकलीफ हो रही है। इससे पहले पटना पुलिस ने पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को शुक्रवार देर रात 12 बजे गिरफ्तार किया था। 31 साल पुराने केस में पटना की विशेष अदालत ने पप्पू यादव समेत 3 आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी के आदेश दिए थे। पटना पुलिस की टीम शुक्रवार रात पप्पू यादव के मंदिरी स्थित आवास पर पहुंची। करीब 3 घंटे तक गिरफ्तारी का ड्रामा चला। गिरफ्तारी के बाद वे बेहोश हो गए, जिसके बाद समर्थक भड़क गए। कुछ देर बाद पुलिस पप्पू यादव को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई। हम मीडिया से हैं। आप आराम से बात कर सकते हैं ना, कोई आपको विरोध किया? रुक करते हैं क्रिकेट से जुड़ी बड़ी खबर की ओर, जहां भारत ने छठी बार अंडर-19 वर्ल्ड कप जीत लिया है। टीम ने शुक्रवार रात हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले गए फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड को 100 रन से हरा दिया। इंडिया ने 4 साल बाद ये टूर्नामेंट जीता है। टीम ने पिछला टाइटल 2022 में जीता था। 2024 के सीजन में भारतीय टीम को फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने हराया था। इस जीत के साथ भारत ने लगातार चौथा आईसीसी टूर्नामेंट भी जीत लिया है। इंडिया ने पिछले साल विमेंस वनडे वर्ल्ड कप चैंपियंस ट्रॉफी और 2024 में T20 वर्ल्ड कप जीता था। भारत ने सबसे ज्यादा 6 बार ये टूर्नामेंट जीता है। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने 4 बार खिताब अपने नाम किया। वैभव सूर्यवंशी ने फाइनल मैच में 175 रन की शतकीय पारी खेली। इस पारी की बदौलत भारत 412 रन का टारगेट देने में कामयाब रहा। वैभव ने इस टूर्नामेंट के 7 मैचों में 74 के एवरेज में 444 रन बनाए। इनमें 1 शतक 3 अर्धशतक शामिल हैं।
देश भर में शनिवार को ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स की हड़ताल है। तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन और इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स ने जुड़े ड्राइवरों और वर्कर्स ने इस हड़ताल की घोषणा की है। ये हड़ताल ड्राइवरों की घटती कमाई, बढ़ते शोषण और सरकार की ओर से न्यूनतम बेस फेयर तय न किए जाने के विरोध में किया जा रहा है। इसमें ओला, उबर, रैपिडो, पोर्टर समेत अन्य ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट सेवाओं से जुड़े ड्राइवर शामिल होंगे। यूनियनों के मुताबिक इस दौरान कैब और बाइक टैक्सी सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। यूनियन के मुताबिक मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस 2025 मौजूद होने के बावजूद केंद्र और राज्य सरकारों ने अब तक न्यूनतम बेस फेयर को नोटिफाई नहीं किया है। इसका फायदा उठाकर एग्रीगेटर कंपनियां मनमाने तरीके से किराया तय कर रही हैं। मथुरा में यमुना एक्सप्रेस वे पर स्लीपर बस से उतरकर खड़े यात्रियों को तेज रफ्तार कंटेनर ने रौंद दिया। हादसे में 6 की मौके पर ही मौत हो गई, एक गंभीर घायल है। घटना आज सुबह 2:45 पर हुई। जानकारी के मुताबिक बस दिल्ली के नागलोई से कानपुर देहात के रसूलाबाद जा रही थी। रास्ते में कुछ यात्रियों ने ड्राइवर को बाथरूम के लिए बस रोकने के लिए कहा। ड्राइवर ने ग्रीन जोन की बजाय रास्ते में ही बस रोक दी। कुछ यात्री बस से उतरकर नीचे खड़े हो गए। तभी पीछे से आ रहे कंटेनर ने उन्हें पहले बस को टक्कर मारी, फिर यात्रियों को रौंद दिया। कंटेनर का चालक मौके से फरार हो गया। हादसे के बाद चीख पुकार मच गई। मौके पर लंबा जाम लग गया। इसके बाद ही राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने एम्बुलेंस से घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। हादसा सुरीर थाना क्षेत्र में माइलस्टोन 88 के पास हुआ। शहडोल से एक बेहद दर्दनाक और झकझोर देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक घर का चिराग बुझ गया और उसे बचाने की कोशिश में पत्नी खुद जिंदगी और मौत से जूझ रही है। ये घटना जिले के सीधी थाना क्षेत्र के ग्राम तेंदुडोल की है। यहां गांव के पंच राकेश सिंह की अपने ही घर में स्थित कुएं में गिरने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि राकेश सिंह पानी निकाल रहे थे। इसी दौरान उनका संतुलन बिगड़ा और वे सीधे कुएं में गिर पड़े। घटना के वक्त उनकी पत्नी सुमिला सिंह भी पास ही मौजूद थी। पति को कुएं में गिरता देख बिना एक पल गवाए सुमिला सिंह उन्हें बचाने के लिए कुएं में कूद गई। कुएं से चीख पुकार की आवाज सुनकर घर के अन्य सदस्य और ग्रामीण मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों की मदद से किसी तरह सुमिला सिंह को बाहर निकाला गया और गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस के अनुसार राकेश सिंह को कुएं से बाहर निकालने में देरी हो गई। जब तक उन्हें बाहर निकाला गया था तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। थाना सीधी अंतर्गत ग्राम तेंदुडोल से थाने पर सूचना प्राप्त हुई कि एक पुरुष और एक महिला जो है कुएं में गिर गए हैं, जिस पर से पुलिस मौके पर पहुंची तो यह पाया गया कि राकेश सिंह गौड़ नामक जो युवक व्यक्ति है वो अपने घर में अपने घर के बने हुए कुएं में ही हाथ पैर धो रहा था। उसी दौरान वो फिसल के पानी कुएं में गिर गया। उसे बचाने के लिए उसकी पत्नी सुमिला सिंह कुएं में कूदी और इसी दौरान पूरे गाँव वालों को सूचना मिली तो गाँव वाले भी वहाँ पहुंचे तो उन्होंने दोनों पति पत्नी को खेत से कुएं से बाहर निकाला। परंतु जो राकेश सिंह है उसकी मृत्यु डूबने से हो गई थी। जो महिला है सुमिला वो अभी स्वस्थ हैं, उनका इलाज हॉस्पिटल में कराया जा रहा है। मृत्यु पर मर्ग पंजीकृत करके मर्ग जांच प्रारंभ कर दी गई। ओंकारेश्वर में सामाजिक न्याय रीति रिवाज से फेरे करना भारी पड़ गया। शादी की रस्म के लिए पहुंचे दोनों पक्षों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि चाकू से हमला किया गया। घटना में दूल्हा, उसका दोस्त और पत्नी घायल हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नानक दास ने पुलिस को बताया कि उसकी सगाई करीब 2 साल पहले ग्राम अंदड़ निवासी अरुणा से हुई थी। काफी समय से लड़की के पिता शादी के लिए तैयार नहीं थे। 4 फरवरी को अरुणा को सूरत से लेकर आया और इंदौर में वैदिक संस्कार संस्था से प्रेम विवाह कर विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त किया। उसी लड़की को जिससे सगाई हुई है वो लड़की सगाई हुई है भगा के ले आया तो हमको 2 कड़ी पूछ कर लेता वो भगा के लाया कि अच्छा आप लोग से बिना पूछे ले आया। अरे कहां के छोरी भगाड़ी हरदा कलेक्टर सिद्धार्थ जैन के निर्देश पर एसडीएम संजीव कुमार नागू ने पुलिस एवं राजस्व विभाग के दल के साथ टिमरनी में छिदगांव हरदा रोड पर रेलवे ओवरब्रिज निर्माण की जद में आ रहे अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई प्रारंभ की। एसडीएम नागू ने बताया कि टिमरनी में
छिंदगांव मेल हरदा रोड पर ओवरब्रिज निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें राजस्व निरीक्षक टिमरनी द्वारा कुल 84 आवासीय एवं व्यावसायिक संरचनाओं का अतिक्रमण शासकीय भूमि पर अतिक्रमण होना प्रतिवेदन किया गया है। जिले के टिमरनी में छिंदगांव रोड और हरदा रोड पर अतिक्रमणकर्ताओं द्वारा पक्की दुकान एवं मकान बना लिए गए थे, जिनको प्रशासन द्वारा चिन्हित कर निशान लगा दिए गए थे और सूचना देने के बाद वे दखली की कार्रवाई की गई। टिमरनी में अगर देखा जाए तो शहर पूरा अतिक्रमण की चपेट में है। कई सफेद पोश लोगों ने तो पक्की दुकान में मकान तक बना लिए हैं और किराए पर दे दिया है। अनुविभागीय अधिकारी अगर ठीक से जांच करे तो कई लोगों के पास तो भूमि संबंधी ना तो रिकॉर्ड है और ना ही कोई डॉक्यूमेंट। टिमरनी शहर में हरदा होशंगाबाद रोड, ये छिंदगांव रोड, हरदा छिंदगांव रोड पर 84 लोगों को नोटिस दिए गए थे, जिनके शासकीय खसरा क्रमांक 78/1 पे कब्जे थे, अतिक्रमण थे, तो उन सभी को नोटिस दिया गया था। प्रॉपर सुनवाई के उपरांत बेदखली के तहसीलदार टिमरनी के द्वारा आदेश जारी किए गए थे। तदोपरांत अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। शहडोल जिले में 2 बाघों की दर्दनाक मौत के मामले में वन विभाग ने डिप्टी रेंजर समेत एक बीट गार्ड को निलंबित कर दिया है। खेत में लगाए गए बिजली के करंट की चपेट में आकर एक नर बाघ और एक मादा बाघिन की मौत के मामले में लापरवाही बरतने पर यह कार्रवाई की गई। इस मामले में करंट फैलाने वाले 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ये मामला वन परिक्षेत्र जयसिंह नगर के मासीरा सर्किल अंतर्गत बीट वन चाचर कक्ष क्रमांक 382 की राजस्व भूमि से जुड़ा है। यहाँ खेतों की सुरक्षा के लिए अवैध रूप से लगाए गए बिजली के तारों की चपेट में आकर दोनों बाघों की मौत हो गई है। घटना के सामने आने के बाद वन्य जीव संरक्षण व्यवस्था और मैदानी अमले की सतर्कता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए थे। वन विभाग की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि संबंधित क्षेत्र में नियमित गश्त, निगरानी और समय रहते कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते ये गंभीर घटना घटित हुई। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग श्री महाकालेश्वर मंदिर में आज सुबह प्रसिद्ध बॉलीवुड गायक मीका सिंह ने प्रातःकालीन भस्म आरती में शामिल होकर भगवान महाकालेश्वर के दर्शन किए। भस्म आरती के दौरान उन्होंने नंदी हॉल में बैठकर पूजा अर्चना की और आशीर्वाद लिया। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की ओर से सहायक प्रशासक मूलचंद जूनवाल ने उनका पारंपरिक स्वागत एवं सत्कार किया। मीका सिंह ने दर्शन के बाद कहा कि महाकालेश्वर की भस्म आरती में शामिल होना उनके लिए बहुत खास अनुभव रहा। उन्होंने बताया कि बाबा महाकाल की कृपा से उन्हें नई ऊर्जा और प्रेरणा मिली है। गायक ने मंदिर की व्यवस्थाओं, सुरक्षा और श्रद्धालुओं के लिए बनाई गई सुविधाओं की भी खूब सराहना की। भस्म आरती के दौरान मंदिर परिसर में भक्ति और उत्साह का माहौल छाया रहा। जय श्री महाकाल। मैं हूं मीका सिंह और आज मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि आज मुझे दर्शन हुए हैं और बहुत अच्छी आरती हुई है सुबह के टाइम पे। और हालांकि मैं इंदौर में आया था शो करने, लेकिन वहां से जब भी मुझे मौका मिलता है मैं जरूर यहाँ दर्शन करने आता हूँ। और यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है और साफ सफाई बहुत अच्छी है। बहुत ही प्यारा मंदिर है, बहुत ही श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। मैं भी आया हूँ और मैं सबके लिए प्रार्थना करूंगा, जितनी मेरी फैमिली मेंबर, जितने मेरे दोस्त हैं, सभी को महाकाल की कृपा रहे, उनका आशीर्वाद बना रहे। जय श्री महाकाल। मां नर्मदा नदी, जिसे मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी माना जाता है, हर साल आस्थावान लाखों लोग नर्मदा की परिक्रमा करते हैं। ये परिक्रमा सिलसिला कई शताब्दियों से यूं ही निरंतर जारी है। लोग घने जंगल, कांटों और पथरीले रास्तों से गुजरते हुए यात्रा को पूर्ण करते हैं, जिस वजह से कई वर्षों से नर्मदा पथ मार्ग की मांग की जा रही है, जिसे सरकार गंभीरता से नहीं ले रही। ओंकारेश्वर से 1 किलोमीटर पहले ग्राम डुहिकिया एवं गुंजारी के निकट से गुजर रहे 200 से अधिक परिक्रमा वासियों के जत्थे को उबड़ खाबड़ और नुकीले पत्थरों के बीच जंगल से गुजरना पड़ा। नर्मदा के भक्तों ने आक्रोश जताते हुए कहा कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों, क्षेत्रीय विधायक, सांसद और शासन को ध्यान देना चाहिए कि इस कच्चे एवं पथरीले रास्तों को परिक्रमा वासियों के लिए पक्का और सुगम मार्ग को बनाना चाहिए, ताकि परिक्रमा करने वालों के साथ ही ग्रामीणों को भी उचित सुविधा मिल सके। साथ ही सिंहस्थ 28 की कार्य योजना में शामिल कर पक्का रोड बनाने की आवश्यकता है। जाए। हाँ,
ये जो अभी हम 3 से 4 किलोमीटर कच्चे रास्ते में चल रहे हैं, तो जो क्षेत्रीय विधायक है, शासन है, प्रशासन है, कहीं जगह जैसे गुजरात में भी नर्मदा पथ बना है, हमारे मध्य प्रदेश में भी जहाँ शिवराज सिंह का आदरणीय हमारे शिवराज सिंह का जो क्षेत्र है उसमें भी करीब करीब 300 किलोमीटर का माँ नर्मदा पथ स्पेशल बना है, गुजरात में भी बना है। और ये हमारे ओंकारेश्वर जो अभी ये परिक्रमावासी आ रहे हैं 3 से 4 किलोमीटर का ये रास्ता थोड़ा कच्चा है, तो मैं शासन और प्रशासन से निवेदन करूंगा कि माँ नर्मदा की पथिकों को ये सुविधा हो जाए, एक 4 मीटर का रास्ता ये बन जाए। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण पर हुई बहस का जवाब केवल औपचारिक वक्तव्य नहीं रहा, बल्कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसे एक सशक्त राजनीतिक संदेश में बदल दिया। अपनी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर उपलब्धियों का आधिकारिक दस्तावेज सदन के पटल पर रखकर उन्होंने न केवल एक नई परंपरा की शुरुआत की, बल्कि विपक्ष विशेषकर पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार को सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया। विधानसभा में विकास पर सीधी राजनीतिक टक्कर। माननीय अध्यक्ष जी, 5 दिसंबर 2025 को जब मैं वहां उनका शताब्दी समारोह मनाया और गंगा नहर प्रणाली के आधुनिकरण के लिए 1717 करोड़ रुपए की सौगात हमने दी। इसके साथ साथ हमने इंदिरा गांधी नहर के विकास कार्यों के लिए 4731 करोड़ रुपए का काम भी शुरू किए हैं। हमने 99,562 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाकर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में किसान की भागीदारी बढ़ाने का काम भी हमने किया है। यह माननीय में यह पानी की योजना बता रहा हूं मैं। इसी तरह हमारी जो देवास स्कीम है, माई एवं सामरवती बेसन का जो व्यर्थ पानी बहकर के अरब सागर में चला जाता, इसे रोकने के लिए हमने अधिक से जल को संचित करने के लिए देवास परियोजना बनाई। और इस देवास परियोजना का माननीय अध्यक्ष जी आधा पानी अरब सागर की तरफ जाता था, आधा हमारी इधर आता था। उसके लिए हमने एनीकट और टनल बना करके उस पानी को हम ले रहे हैं। और उदयपुर की पेयजल आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हम 1690 करोड़ रुपए से देवास परियोजना पर तेजी से काम कर रहे हैं। डबल इंजन सरकार की अवधारणा को मुख्यमंत्री ने विकास की गति से जोड़ते हुए दोहराया। ये भाजपा की राष्ट्रीय राजनीतिक लाइन के अनुरूप है, जिसमें केंद्र और राज्य में एक ही दल की सरकार होने को विकास का पर्याय बताया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 कर्तव्यों उत्पादकता, आकांक्षाएं और क्षमताएं का उल्लेख कर मुख्यमंत्री ने ये संकेत दिया कि राजस्थान सरकार पूरी तरह से केंद्र की विकास दृष्टि के साथ समन्वय में कार्य कर रही है। रिपोर्ट कार्ड के सहारे सत्ता का आत्मविश्वास। लगातार जिस तरह से हम जल के लिए काम कर रहे हैं और जल के लिए काम करते हुए हमें 2 साल में हमारे ऊपर बंसी वाले की मेहरबानी भी रही। सभी बांध भर गए, सभी तालाब, सभी सरोवर भर गए और किसान खुशहाल है। तो जब किसान मेरे से बात करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं कहना चाहता हूं, हमारे कहाँ हैं अजय सिंह जी किलिक, सबसे बड़े जमींदार हैं अजय सिंह किलिक जी। वो मेरे से कह रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी अगर मूंग बहुत अच्छी हुई है अब की बार, और 35 साल के बाद कौन सी नदी आपकी? लूणी नदी 35 साल बाद चली है। राजनीतिक दृष्टि से ये भाषण रिपोर्ट कार्ड राजनीति का उदाहरण भी है। मुख्यमंत्री द्वारा हर वर्ष जनता के सामने कार्यों का लेखा जोखा रखने की घोषणा पारदर्शिता का संदेश देती है, लेकिन साथ ही ये विपक्ष के लिए एक चुनौती भी है। इसे भाजपा सरकार खुद को जवाबदेह और प्रदर्शन आधारित शासन के रूप में प्रस्तुत करना चाहती है। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यकाल से सीधी तुलना ने सदन में तीखी बहस को जन्म दिया। विपक्ष द्वारा आंकड़ों पर सवाल उठाना स्वाभाविक था, क्योंकि विकास के दावे अक्सर पद्धति, गुणवत्ता और दीर्घकालिक प्रभाव जैसे पहलुओं पर निर्भर करते हैं। फिर भी मुख्यमंत्री द्वारा आधिकारिक दस्तावेज प्रस्तुत करना सत्ता पक्ष को नैतिक और राजनीतिक बढ़त देता नजर आया। भजनलाल शर्मा के भाषण के राजनीतिक मायने। पुष्कर की महत्वता के बारे में शायद सबको जानकारी है, नहीं है, लेकिन मैं एक जानकारी बता दूं। पुष्कर हमारे ब्रह्मा जी का मंदिर है और ये मंदिर हमारा ब्रह्मा जी का हमारे अरब सागर को और हिंद महासागर को जोड़ता है।
इसकी महिमा ऐसे ही थोड़ी है। ये अरब सागर और हिंद महासागर को जोड़ता है। पुष्कर का आधा पानी अरब सागर की तरफ जाता है और आधा पानी हिंद महासागर की तरफ जाता है। यही इसकी वास्तविकता है। इसलिए लूनी निकलती है पुष्कर से, आगे से, पुष्कर से नागदा पुष्कर से आगे से जाती है। और ये आपके नेता, ये वो आप भी कर सकते हैं। और ये अरे आपके नेता बोल रहे हैं, ये सदन के माननीय सदस्य, सदन के नेता बोल ये इसलिए मैं कहना चाहता हूं माननीय कि बंसी वाले की कृपा रही, इंद्र भगवान की कृपा रही, और जो नदियां कई सालों से नहीं चली थी वो भी चली, इसलिए हमारा किसान भी खुशहाल है। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में युवा अन्नदाता और नारी शक्ति को सरकार का केंद्र बिंदु बताया। ये स्पष्ट रूप से वोट बैंक संतुलन की रणनीति को दर्शाता है। युवा रोजगार, किसान कल्याण और महिला सशक्तिकरण, ये तीनों वर्ग राजस्थान की राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इन पर फोकस कर भाजपा आने वाले चुनावों के लिए सामाजिक समर्थन को मजबूत करने का प्रयास कर रही है। सदन में उपलब्धियों का लेखा जोखा और आगे की चुनावी रणनीति। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारे आग्रह पर उन्होंने जल जीवन मिशन की अवधि, इसमें भी आना चाहता हूं, जल जीवन मिशन की अवधि को उन्होंने 2028 तक बढ़ा दिया है। लेकिन कांग्रेस सरकार ने खुद तो कुछ किया ही नहीं, साथ ही हर घर तक नल का पानी पहुंचाने वाली केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन को अपने कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया। और उन्होंने जल जीवन मिशन को भ्रष्टाचार का पर्यायवाची बना दिया। इसमें नहीं बोलते। 8 दोषियों के साथ इनके मंत्री तक जेल में बंद रहे, और अभी तो पिक्चर बाकी है, अभी स्वीकृति दी है, कुछ और भी आएंगे। अध्यक्ष, इसके बावजूद हमारी सरकार ने विभिन्न स्तरों पर मॉनिटरिंग कर हर घर तक नल में जल पहुंचाने के लिए 14 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन दिए हैं।